Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, once again, welcome back to our YouTube channel AK Education. Dear viewers, NMD CAT 2022 की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके हम पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे कि जो कि टॉपिक नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिलेटेड हैं। पीएमसी 2021 का जो सिलेबस है हम उसको अभी फिल वक्त फॉलो कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2022 में इंशाल्लाह न्यू सिलेबस अपडेट हो जाएगा और उसके मुताबिक हम अपने एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन फिल वक्त जो हमारे पास सिलेबस मौजूद है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो जो टॉपिक्स इंक्लूड थे उन तमाम तर टॉपिक्स के रिलेटेड प्रीवियस एमएमडी कैट एग्जामिनेशन में जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं हम आज के इस लेक्चर में आज के इस सेशन में उन तमाम तर एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप तमाम तो व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को अटेंड करने से पहले आपके पास इस चैप्टर की तमाम तर इंफॉर्मेशन और तमाम तर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। याद रखिए कि कोई भी एमसीक्यूज़ का सेशन है उसका फ़ायदा तब ही होगा अगर आपको उस चैप्टर के तमाम तर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी आप सेशन अटेंड करें तो पहला काम जो कि आपने लाजमी करना है उस चैप्टर के तमाम तर कॉन्सेप्ट्स को आपने हासिल करना है और वो डिफरेंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह बहुत से ऐसी टेक्स्ट बुक्स आपको मिल जाएंगी। आप अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक, सिंध टेक्स्ट बुक, फेडरल टेक्स्ट बुक या कोई भी टेक्स्ट बुक जो कि आपके पास अवेलेबल है आप उसे इस्तेमाल करके सबसे पहले तो इन लेक्चर्स को प्रिपेयर कीजिए। और जब आप इन लेक्चर्स को प्रिपेयर कर लें उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए कि आया मेरी प्रिपरेशन का क्या लेवल है आप अपने एमसीक्यूज़ को डिस्कस कीजिए। यहाँ जो एमसीक्यूज़ डिस्कस किए जाते हैं उनका बेसिकली मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको एमसीक्यूज़ के बारे में कुछ मालूम हो कि एनएमडी कैट में किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं और कॉन्सेप्ट को एप्लीकेबल किस तरह किया जाता है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट के हाँ ये प्रॉब्लम पाया जाता है कि उनके पास कॉन्सेप्ट तो होता है कि क्या कॉन्सेप्ट है लेकिन उस कॉन्सेप्ट को एप्लीकेबल करना नहीं आता। बाज़ एनएमडी कैट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि डायरेक्टली क्रैमिंग बेस होते हैं जिसमें आपकी रिमेंबर्ड इंफॉर्मेशन ही आपको हेल्प आउट करती है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपके सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स को एप्लीकेबल करने के बारे में आपसे पूछा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ एन एम डी कैट 2021 के सिलेबस की तो वहाँ भी हमें क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं और वहाँ ये क्लियरली मेंशन है कि आपसे 30% क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस के पूछे जाएंगे। और एन एम डी कैट 2022 का सिलेबस जो कि बहुत जल्द ही अपलोड हो जाएगा पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसमें भी ये उम्मीद की जा रही है कि 30% एप्लीकेशन लेवल को बढ़ाकर 40% तक इंक्रीज कर दिया जाए। बहरहाल मेरी तमाम तर बातों का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप जब भी कोई भी एम डी कैट का सेशन रिलेटेड टू एम सी क्यूज अटेंड करें तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद कॉन्सेप्ट्स को एप्लीकेबल किस तरह किया जाता है वो सीखने के लिए आप एम डी कैट के इन एम सी क्यूज प्रैक्टिस सेशंस को अटेंड करें। तो आज के सेशन को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं हम पास्ट पेपर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये पूछा जा रहा है विच क्वांटम नंबर टेल अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। कि जो गिवन 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर है जो कि हमें ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। और ये क्वेश्चन मेडिकल एंड डेंटल कमीशन एडमिशन टेस्ट 2010 में ये आ चुका है, यानी 2010 के एमडी कैट में ये क्वेश्चन आ चुका है। और अब ये देख रहे हैं ये बिल्कुल क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अगर जिसको भी ये आइडिया है कि ऐसा क्वांटम नंबर जो हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है उसे क्या नाम दिया जाता है तो वो इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। अब हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐसा क्वांटम नंबर होता है जो हमें शेल के बारे में बताता है और इसे एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें बीटा ऑप्शन के मुताबिक ऐसा क्वांटम नंबर होता है जो हमें ये बताता है कि आया जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। ऐसी मुतल क्वांटम नंबर हमें मेनली सब शेल के बारे में बताता है कि इसका सब शेल एस है, पी है, डी है या एफ है।
और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली हमें ओरिएंटेशन ऑफ द सबशेल और उसमें भी स्पेसिफिकली ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के बारे में बताता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इन द क्वेश्चन नंबर 1 विल बी डेल्टा ऑप्शन. क्योंकि ये आपकी बुक की टेक्स्ट बुक की एक क्लियर लाइन है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स द ओरिएंटेशन एंड द डीजेनरेसी ऑफ द ऑर्बिटल. So we can say that the magnetic quantum number can also be called as the orientation quantum number. अब जिस बंदे ने इस लाइन को पढ़ा है वो तो इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकेगा, लेकिन जिसको इस चीज का आइडिया नहीं उसके लिए इस क्वेश्चन को आंसर करना नामुमकिन है. बहरहाल हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द 4s 4p एंड द 3d ऑर्बिटल्स आर इन द ऑर्डर. कि ये जो हमने नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं इनमें से हमें उस ऑप्शन को पिक आउट करना है कि जिस ऑप्शन में 4s 4p और 3d ऑर्बिटल की जो एनर्जीज लेवल हैं उसकी मुनासबत से इन्हें करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में असाइन किया गया है. अब ये क्वेश्चन इस किस्म के हम अपने प्रीवियस तीनों सेशन में कर चुके हैं और मैं बारहा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब कभी भी आपको एनर्जी लेवल के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि कौन से शेल में कौन से सब शेल में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, तो एक चीज़ जिसको आपने कंसीडर करना है वो n प्लस एल वैल्यू है कि उसकी जो n वैल्यू है और उसकी जो l वैल्यू है इन दोनों का सम क्या है. अब इनमें से जिसकी n प्लस एल वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी. ये बात डायरेक्टली आपकी बुक में लिखी तो नहीं, मेंशन तो नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है. अब ये है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि जिसमें आपको इस कॉन्सेप्ट को एप्लीकेबल करने को कहा जा रहा है कि ये चीज़ तो आपको पता है कि n प्लस एल वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, लेकिन अब उसमें उसने 3 एग्जांपल्स दे दी 4s 4p और 3d. अब आपने इनकी पहले तो n प्लस एल वैल्यू फाइंड करनी है और फिर इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी करना है कि जिसकी n प्लस एल वैल्यू सबसे कम है उसे पहले नंबर पर रखा जाए, उससे ज़्यादा वाले को दूसरे नंबर पर रखा जाए और उससे ज़्यादा वाले को तीसरे नंबर पर रखा जाए. सो लेट्स स्टार्ट. हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इसमें जो पहला हमें शेल बताया गया वो 4s है. अब अगर हम बात कर लें यहाँ 4s की n प्लस एल वैल्यू की, तो मैंने पहले भी बताया था कि जो भी हमें शेल दिया जाता है उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो n की वैल्यू होती है. वो बेसिकली हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है जो हमें शेल के बारे में बताती है. सो बेसिकली हमारे पास यहाँ शेल की वैल्यू नंबर 4 है और s के लिए हमें पता है कि जो हमारे पास वैल्यू है वो l की वैल्यू हमारे पास 0 है. अब अगर इन दोनों का सम कर लिया जाए तो 4s के लिए अगर हम बात करें तो 4 प्लस 0 हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगा और इसकी n प्लस एल वैल्यू हमारे पास 4 के इक्वल है. अब हम बात कर लेते हैं जो हमें सेकंड शेल बताया गया है वो 4p शेल है. अब अगेन यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है और इसके लिए n की वैल्यू 4 हो जाएगी और p के बारे में मैंने बताया था कि जो l की वैल्यू होती है वो 1 होती है. अब अगर इन दोनों का सम कर लें 4 प्लस 1 हमारे पास 5 के इक्वल आ गया. अब 5 हमारे पास n प्लस एल वैल्यू है 4p शेल के लिए. अब अगर हम तीसरे की बात कर लें वो हमें 3d बताया गया है. अब 3d में हमें 3 प्लस 2 करना होगा क्योंकि इसमें डिजिटल वैल्यू जो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू n की दी गई है वो 3 है, जबकि हमारे पास जो d के लिए l की वैल्यू होती है वो 2 होती है. अब अगर n प्लस एल वैल्यू का सम कर लें 3 प्लस 2 तो हमारे पास 5 आ गया. अब यहाँ क्वेश्चन अराइज ये होता है कि चूंकि 4p के लिए भी हमारे पास n प्लस एल वैल्यू 5 आई थी और इसी तरह 3d के लिए भी हमारे पास n की वैल्यू n प्लस एल की वैल्यू 5 आई थी. अब हमें इन दोनों में से पहले किसे प्रेफर करना है. अब यहाँ हमें n प्लस एल वैल्यू का जो रूल है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये बताता है कि अगर दो डिफरेंट सब शेल के लिए n प्लस एल वैल्यू की वैल्यू सेम आ जाए, यानी n और l की वैल्यू का अगर हम सम करने के बाद जो आंसर आता है वो दो सब शेल्स के लिए सेम हो, देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें किसे प्रेफर करना है,
एन प्लस एल वैल्यू के रूल में ही आपको ये बताया गया था कि ऐसा शेल, ऐसा सब शेल जिसमें एन की वैल्यू यानी जिसमें गिवन डिजिट, न्यूमेरिकल डिजिट जिसमें बड़ा होगा, हम उसे प्रेफर करेंगे। लिहाजा जब कभी भी हमें 4p और 3d में प्रेफर करने को कहा जाएगा तो हम 4p को प्रेफर करेंगे और 4p को हम बाद में रखेंगे और 3d को हम पहले रखेंगे, क्योंकि 3d में हमारे पास जो 3 है ये छोटी वैल्यू है, इसको हम पहले रखेंगे, और 3d में जिसमें n की वैल्यू चूंकि छोटी है इसको पहले रखेंगे। हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है, यहाँ बेसिकली हमने असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, लिहाजा 3d को हम पहले कंसीडर करेंगे और 4p को हम बाद में कंसीडर करेंगे। अब अगर हम इसका करेक्ट ऑर्डर यहां से चेक कर लें कि जिसमें सबसे पहले हमें 4s मिले, फिर 3d मिले और लास्ट पे 4p मिले, तो अब यहाँ हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर अल्फा है, इसमें 3d सबसे पहले रख दिया गया है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बीटा में बात कर लें, यहाँ 4p सबसे पहले रख दिया गया है, ये भी गलत हो गया। अगर डेल्टा ऑप्शन की बात कर लें, यहाँ भी 4p सबसे पहले रख दिया गया है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ देखें, एलिमिनेशन मेथड के जरिए ही आपने बड़े इजीली चार्ली ऑप्शन को चूज कर लिया। अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं भी होता कि हमारे पास जो है वो 3d और 4p में से किसको पहले प्रेफर करना है, तब भी आप आंसर दे सकते थे, लेकिन इसके बावजूद मैंने आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की कि जब d और p इन दोनों में अगर जब तजाद आया गया, हमने इन दोनों की n प्लस एल वैल्यू को देखा तो वो 5 ही आ रही थी, तो हमने किसको प्रेफर करना है, किसको पहले वैल्यू देंगे, जिसमें n की वैल्यू छोटी होगी। अब n की वैल्यू चूंकि 3 है 3d के लिए और 4 है 4p के लिए, इसमें 3 छोटी वैल्यू है, इस वजह से असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले 3d को रखेंगे और उसके बाद फिर हम 4p को रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए, यहाँ हमें कहा यह जा रहा है, विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n द शेप ऑफ द s ऑर्बिटल रिमेन सेम ऑल्दो देयर साइजेस। वो सारी पहली स्टेटमेंट सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफ्यूजन है। मेन चीज वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो वैल्यू इंक्रीज करती है n की, तो शेप ऑफ s ऑर्बिटल सेम रहती है, हालांकि ऑर्बिटल्स का साइज। अब यहां हमने ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ऑर्बिटल का साइज है उस पर क्या इफेक्ट होता है। अब हमें ये पता है कि विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n द साइज एंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीजेस। ये आपकी टेक्स्ट बुक की बिल्कुल सादा सी लाइन है, जिसमें हमें ये कहा गया कि जो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती है, साइज भी बढ़ता है और एनर्जी भी ऑर्बिटल की बढ़ती है। अब देखिए, यहाँ उसने क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा फोल्ड करके, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के आपसे पूछा है। हालांकि क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंक्रीज कर दिया जाए तो आया इसकी एनर्जी और इसके साइज पे कोई इफेक्ट होगा कि नहीं, ये इसका साइज डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा या मे आर मे नॉट रिमेन सेम रहेगा। मेनली क्वेश्चन वो यही पूछ रहा है, लेकिन दरमियान में उसने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी कि जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो शेप ऑफ एस ऑर्बिटल तो सेम रहता है। अब देखिए, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल सेम रहने से इस चीज का कंसर्न तो नहीं कि शेल की एनर्जी या शेल का साइज बढ़ रहा है कि नहीं। लिहाजा ये दरमियान में जो उसने एक्सेप्शन दी है, आपने इसको निग्लेक्ट करके अब इस क्वेश्चन को पढ़ें। विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द साइज ऑफ द शेल। कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाए तो शेल या फिर सब शेल के साइज पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इस वजह से हमें ये पता है कि सेल या सब शेल का जो साइज है वो बढ़ता चला जाता है क्वांटम नंबर की वैल्यू के बढ़ने के साथ। लिहाजा इसका एग्जैक्ट ऑप्शन चार्ली होगा। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो के इसे रिमेन सेम इस वजह से लगा देते हैं क्योंकि जो एस है उसकी शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर इसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को देखें तो हमें यहाँ शेप के बारे में नहीं पूछा जा रहा, हमें क्वेश्चन में साइज के बारे में पूछा जा रहा है।
ये बेसिकली वो टेक्निक्स होती हैं एग्जामिनर्स की कि जिसके ज़रिए वो आपको चेक करता है, आपकी प्रिपरेशन लेवल को वो चेक कर रहा होता है कि आया इसने जस्ट क्रैमिंग की है या फिर इसने कॉन्सेप्ट्स को भी सीखा है, कॉन्सेप्ट्स को एप्लीकेबल करने का भी तरीका सीखा है। और देख ले सामने रेफरेंस में भी ये लिखा है कि एम डी कैट 2012 में ये आ चुका है, यानी 2012 के एम डी कैट में ये क्वेश्चन आ चुका है जिसमें आपसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के रिलेटेड क्वेश्चन किया गया था। बहरहाल हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ हमें कहा गया है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द क्लोराइड आयन इज, कि जो क्लोराइड का आयन है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें जो हर स्टूडेंट गलती करेगा वो ये कि क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा इसका आंसर 17 है। अब देखिए आपको हरगिज ये नहीं बताया गया कि क्लोरीन जो है ये ग्राउंड स्टेट में है। अगर तो वो ये कहता कि क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में है तो फिर तो आप इजीली आंसर बता देते कि क्लोरीन चूंकि ग्राउंड स्टेट में है और ग्राउंड स्टेट में इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, सो इट्स एग्जैक्ट आंसर विल बी 17। लेकिन देखें यहां उसने कहा है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द क्लोराइड आयन इज, के क्लोराइड आयन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन के देखें इसने सिंबल यहाँ बता भी दिया और बाज दफा वो सिंबल नहीं भी बताता कि क्लोराइड जो है ये इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। वो हमें खुद पता कि बजाते हुए इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल की। देखिए हमें ये चीज पता है कि इसमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब यहां भी कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि वो 17, लेट्स से वो यही पूछ लेता कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ वो क्वेश्चन पूछता ही नहीं कि क्लोराइड आयन, हालांकि इसमें डबल कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर वो आपसे ये भी पूछ लेता कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन है, तब भी आपका आंसर 17 नहीं होना चाहिए था। उस क्यों नहीं होना चाहिए था इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं देता हूं। लेट्स से अब इस क्वेश्चन को अगर जो हमें गिवन क्वेश्चन है इसको ही फोकस करें तो फिर देखें यहां उसने कहा है कि क्लोराइड आयन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि क्लोरीन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है, लेकिन इसने टोटल के बारे में नहीं पूछा, इसने हमसे पूछा है कि इसके वैलेंस शेल में। अब हमें ये पता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लिहाजा ये तो इसका वैलेंस शेल नहीं है। दूसरे शेल की बात की जाए 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी इसका वैलेंस शेल नहीं है। अब 17 टोटल इलेक्ट्रॉन थे से उसमें से 10 तो इलेक्ट्रॉन पहले 2 शेल्स में चले गए। अब इसका वैलेंस शेल कौन सा है, वैलेंस शेल तीसरा शेल है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। लिहाजा अगर वो ये पूछ लेता कि क्लोरीन जो कि ग्राउंड स्टेट में है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तब भी आंसर 17 नहीं था। तब भी आंसर 17 की बजाय 7 होना था, क्योंकि उसने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, ना कि उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये हैं वो चीज़ें जो कि एनएमडी कैट में आपको डिफरेंस करती हैं आपकी एफएससी लेवल से। एफएससी में आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एनएमडी कैट में वो आपसे ये पूछेगा कि आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं। बच्चे जज्बाती हो गए, फौरन से इसका आंसर 17 पिक कर देते अगर ये पूछा जाता कि क्लोरीन में कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। हालांकि पहले शेल में 2 चले गए, वो तो उसका वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल तो नहीं है। दूसरे शेल में उसके 8 चले गए, वो भी उसका आउटर मोस्ट शेल नहीं है। तीसरे शेल में जिस 7 इलेक्ट्रॉन है और ये अभी इनकम्प्लीट है, ये है उसका आउटर मोस्ट शेल। लेकिन अब देखें इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल गिवन क्वेश्चन में इंक्रीज है, वो क्लोराइड आयन कह रहा है। अब क्लोराइड आयन का मतलब ये है कि 17 तो उसके टोटल इलेक्ट्रॉन अपने थे, अब इसने मजीद एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया जाता है। अब उसने एक और इलेक्ट्रॉन चूंकि गेन किया है, इस वजह से इसके पास 17 + 1 18 टोटल इलेक्ट्रॉन हुए हैं। अभी फिर से बता रहा हूं ये इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 18 है, ना कि आउटर मोस्ट शेल में। अब वही रूल अप्लाई करें कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 तो ये वैसे ही निकल गए। अब हमारे पास बचे 8 इलेक्ट्रॉन और वो थर्ड शेल में आएंगे जो कि इसका आउटर मोस्ट शेल है। लिहाजा इस क्वेश्चन में हमारे पास एग्जैक्ट आंसर विल बी द डेल्टा ऑप्शन 8। ना ही इसका आंसर 17 है
17 कब आंसर होता अगर वो ये कहता कि ग्राउंड स्टेट में हमारे पास क्लोरीन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब अगर वो ये पूछ लेता कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है आउटर मोस्ट शेल में, फिर हम 7 कहते। लेकिन अब उसने हमसे ये पूछ लिया है कि क्लोराइड आयन कि 17 अपने इलेक्ट्रॉन, एक गेन करने के बाद 18 हो गए, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब 18 में से 10 तो पहले दो शेल्स में चलेगी, तो तीसरे शेल के लिए कितने बचे, 8। सो एग्जैक्ट ऑप्शन विल बी द डेल्टा ऑप्शन। आई होप सो इस क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल था वो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ली जाए। अब यहाँ कहा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एनर्जी इन द गिवन सब शेल। अब देखें फिर से एनर्जी के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ये एनर्जी के रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें एक ही चीज आपने याद रखनी है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n प्लस एल वैल्यू। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n प्लस एल वैल्यू के। ये बारहा ये क्वेश्चन इस किस्म के हम सॉल्व कर चुके हैं अपने प्रैक्टिस सेशंस में भी और आज के पास पेपर सेशन में भी। हमने अभी रिसेंटली इस किस्म का क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में ही हमने ये देखा था कि 4s 4p और 3d ऑर्बिटल में एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। लेकिन अब ये देखिए वहां हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, अब गिवन ऑप्शन यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सिर्फ आपको ऑर्डर चेंज किया और ये बिल्कुल आपके बचपन वाले क्वेश्चन है कि जिस तरह आप कभी अपने फर्स्ट या सेकंड क्लास में इस किस्म के क्वेश्चन किया जाते थे कि 1 2 3 4 इसमें से हमने असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब तो ये होता है ना कि टॉप टू बॉटम आना है हमने, और असेंडिंग का होता है कि हमने बॉटम टू टॉप जाना है। कॉन्सेप्ट फिर से वही है कि आपने n प्लस एल वैल्यू ही फाइंड करनी है। चलिए हम जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन अल्फा में देखें 5s। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी आ जाएगी, ये सभी वैल्यूज फाइंड करनी आ जाएंगी। यहाँ जो एग्जैक्ट ऑप्शन है मैं डायरेक्टली उसी अप्रोच करता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है। अब इसमें से जो एग्जैक्ट ऑप्शन है हम उसकी तरफ अप्रोच करते हैं और वो 5s 3d 4s एंड लास्ट पे हमारे पास 3p वाला आएगा, यानी चार्ली ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन है। हम इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। 5s के लिए हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 0 5। 3d के लिए हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 2 5। फिर 4s के लिए हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 0 4। और 3p के लिए हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 1 4। अब इनको हमने फिर इस चीज़ पे बेस किया कि अगर n प्लस एल वैल्यू में दोनों वैल्यू सेम आ जाएं तो हमने उसे प्रेफर करना है कि जिसकी वैल्यू छोटी होगी, जिसमें n की वैल्यू छोटी होगी। सो एग्जैक्ट ऑप्शन इसके मुताबिक हमारे पास जो बन रहा है वो 5s 3d 4s एंड 3p बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ली जाए तो यहाँ है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन गिवन इन द टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ये वो क्वेश्चन है जो कि एनएमडी कैट में बार बार रिपीट हो रहा है। एमडी कैट 2014 में आया और ये भी रिसेंटली आया है। अब यहाँ उसने कहा है कि ये जो हमने आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर का एक टेबल दे दिया है, इस टेबल को देखते हुए आप ये बताइए कि जो नीचे 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब देखें इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। कि अगर हम बात करें न्यूट्रल एटम्स की तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। अब कहते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्सेनिक की। आर्सेनिक में हमें बताया गया है कि प्रोटॉन के जो नंबर हैं वो 33 हैं और इलेक्ट्रॉन 30 हैं। इट्स मीन कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कब बराबर होंगे, जब आर्सेनिक 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा और इस पे चार्ज As पॉजिटिव 3 आ जाएगा। देखिए हमें चीज़ जो देखनी है वो सिर्फ यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में पहले ऑप्शन में देखनी है कि देखिए आर्सेनिक में कब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे। देखिए अब यहाँ प्रोटॉन की वैल्यू 33 दी गई है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 30 दी गई है। अब हमें पता है अगर न्यूट्रल एटम की बात की जाए वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं।
लेकिन अब यहाँ ऐसा गिवन केस में, गिवन टेबल में देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आर्सेनिक के एस के बराबर नहीं है। प्रोटॉन 33 है और इलेक्ट्रॉन 30 है। इससे आपके जेहन में क्या क्वेश्चन या क्या चीज आ सकती है कि नॉर्मली न्यूट्रल स्टेट में तो आर्सेनिक के 33 इलेक्ट्रॉन थे, 33 प्रोटॉन थे, लेकिन जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले की निस्बत अब 3 कम हो गए हैं और वो 30 हो गए हैं। अब इन दोनों को देख लें कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आर्सेनिक पॉजिटिव 3 है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सभी ऑप्शन में आर्सेनिक पॉजिटिव 3 गिवन था। यानी ये तो पहले से ऑलरेडी सॉल्व था, हमें इस पर इतनी फोकस करने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल मैंने बता दिया कि इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था। दूसरे ऑप्शन, दूसरे कॉलम पे देख लेते हैं, वो हमारे पास जीए के रिलेटेड है। कहते हैं इफ जीए हैज 31 प्रोटॉन एंड 28 इलेक्ट्रॉन। देखें यहां उसने हमें प्रोटॉन का नंबर क्या बताया 31 और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या बताया 28। इसका मतलब क्या है कि जीए ने भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, क्योंकि न्यूट्रल एटम में भी, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर थे, लेकिन इसमें 31 प्रोटॉन का नंबर है और 28 हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर है जीए में, जर्मीनियम में। अब जर्मीनियम में देखें दोनों के वैल्यूज में कितने का डिफरेंस है, 31 प्रोटॉन है और 28 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने कम है, 3 कम है। तो इसका मतलब ये है कि जीए ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, जीए के ऊपर भी पॉजिटिव 3 चार्ज होना चाहिए। अब देखें जब हमें दूसरा लेवल भी हमने अचीव कर लिया, इसमें हमें ये तो पता लग गया यहाँ अल्फा ऑप्शन सही है या बीटा ऑप्शन सही है, क्योंकि जीए पॉजिटिव 3 सिर्फ अल्फा और बीटा ऑप्शन में गिवन है, चार्ली ऑप्शन में जीए पॉजिटिव 2 है और डेल्टा ऑप्शन में जीए है। लिहाजा चार्ली और डेल्टा तो बिल्कुल गलत है, इन पे अब हमने ध्यान ही नहीं देना, हमने अल्फा और बीटा ऑप्शन में चूज करना है। थर्ड कॉलम में देख लें, थर्ड रो में देख लें, हमें सी ए कैल्शियम के 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन ही दिए हैं। इसका मतलब ना तो इसने कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, ना इसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सिर्फ न्यूट्रल एटम में एक दूसरे के बराबर होते हैं। लिहाजा इसका एग्जैक्ट ऑप्शन अल्फा ऑप्शन है। ये है मेरे प्यारे बच्चों वो कॉन्सेप्ट जो आपसे वो मांग रहा है। यहां उसने कोई आपको नहीं हिंट दी, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं न्यूट्रल एटम में, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसके इलेक्ट्रॉन कम होते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है देयर आर द 4 ऑर्बिटल्स एस पी डी एंड एफ, विच ऑर्डर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार इस किस्म के रिपीट हो रहे हैं बार बार। और ये देख लें एम डी कैट 2015 में आ चुका है, 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये एम डी कैट में आ चुका है, ये ऐसा नहीं है। और यहाँ से आपको ये चीज़ भी क्लियर हो रही है कि देखें कि एनर्जी लेवल वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एनर्जी लेवल के रिलेटेड क्वेश्चन पता होना चाहिए कि एनर्जी लेवल में से फिर से क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है। और मैंने अगेन बता दिया कि n प्लस एल वैल्यू के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहरहाल इसका एग्जैक्ट ऑप्शन मैं आपको बता दूं 4s 4p 4d एंड 4f। ये हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा 4s 4p 4d एंड 4f। अल्फा ऑप्शन ही एग्जैक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू तो सबकी सेम है, कोई ज़रूरत ही नहीं n की वैल्यू को देखने की। अब हमने मेनली ने अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ l वैल्यू, क्योंकि जिसकी l वैल्यू सबसे छोटी है n प्लस एल वैल्यू भी उसकी सबसे छोटी होगी, क्योंकि n की वैल्यू तो सभी के लिए 4 है। इस किस्म के क्वेश्चन हम अपने सेशन नंबर 2 में भी कर चुके हैं। और यहाँ देख लें कि अगर हम बात कर लें, यहाँ सबसे छोटी वैल्यू L की किसकी होगी, S की होगी, उससे बड़ी किसकी होगी, P की होगी, उससे बड़ी किसकी होगी, D की होगी, और उससे बड़ी किसकी होगी, F की होगी। सो 0 1 2 3 इनको अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो आप क्या लिखेंगे 0 1 2 3, और इस मुताबिक हमारे पास अल्फा ऑप्शन सबसे बेस्ट है 4s 4p 4d एंड 4f। आई थिंक सो कि अब आपको एनर्जी लेवल के रिलेटेड अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसको तो एटलीस्ट गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज पोजेस्ड बाय द नियॉन 10।
कि इनमें से जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं कि जितने नियॉन 10 के पास होते हैं। अब देखिए नियॉन के पास तो 10 इलेक्ट्रॉन है, अब हम इनमें से वो पेयर देखना है कि जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो। अब इनमें से डायरेक्ट हम उस ऑप्शन पे ही अप्रोच कर रहे हैं कि जिसमें इसके इक्वल इलेक्ट्रॉन हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, सबसे पहले हमारे पास सोडियम और क्लोराइड गिवन है, दूसरे में सोडियम और मैग्नीशियम गिवन है, तीसरे में हमारे पास पोटाशियम और क्लोराइड गिवन है, और डेल्टा में सोडियम और फ्लोराइड गिवन है। अगेन आपने इस चीज़ को फोकस करके कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं और इनके एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, गेन करने पे इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का इजाफा होगा और जब ये लूज करेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन में कमी आएगी। इसके मुताबिक डेल्टा ऑप्शन मेरे मुताबिक ठीक है, वो इस वजह से कि सोडियम के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। अब जब 11 में से वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। और गिवन नियॉन जिसके मुताबिक हमने चेक करना है क्वेश्चन के मुताबिक कि नियॉन 10 जितने इलेक्ट्रॉन और किसके पास हैं, किसके पास सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो Na पॉजिटिव के पास चूंकि 10 इलेक्ट्रॉन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नियॉन जैसी होगी। अब अगर फ्लोराइड F माइनस की बात कर ली जाए, इसका मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, इसके अपने इलेक्ट्रॉन 9 थे, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो हमारे पास इसके टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एज इट इज होगी जैसे कि नियॉन की थी। सो एग्जैक्ट ऑप्शन विल बी द डेल्टा ऑप्शन। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन जिंक 6630 विल बी, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है और देख ली एमडी कैट 2016 में आ चुका है। यहाँ उसने कहा क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं। अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है कि अगर हम उसके मास नंबर में से उसका एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, क्योंकि मास नंबर आता है न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को जमा करके। अगर हम उसमें से प्रोटॉन माइनस कर देंगे या जी माइनस कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब 66 में से अगर आप 30 माइनस कर देंगे तो आंसर 36 बच जाएगा और डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला। या आपसे ये फार्मूला पूछा गया है कि कोई भी शेल कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ये किस फार्मूले से पता लगता है, तो आप ये टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं। 2n² इज द फार्मूला कि जिसकी मदद से आप ये बता सकते हैं कि कौन सा शेल कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पहले शेल की बात करनी हो तो इसमें n की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 का स्क्वायर लेंगे तो अगेन 1 आंसर आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। यहाँ नहीं, हमें यहाँ से पता लगा कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो डैट वॉज ऑल अबाउट द टूडे सेशन जिसमें हमने वो 10 MCQs इन डिटेल विद एक्सप्लेनेशन एंड रीजनिंग डिस्कस किए जो कि प्रीवियस एमडी कैट में आ चुके हैं। मजीद इस किस्म के सेशंस को अटेंड करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मजीद पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।